दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का आज के अपने इस नए सेशन में ज्ञानोस्फीयर एडू यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन में न्यूक्लियर फिजिक्स की जो यूनिट चल रही है उसमें अपन ने सेल मॉडल पढ़ लिया। सेल मॉडल से अपन क्या क्या कर सकते हैं, स्पिन पैरिटी कैलकुलेट कर ली, क्वाड्रापोल मोमेंट कैलकुलेट कर लिया, मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेट कर लिया, कुछ न्यूमेरिकल्स मैंने आप लोगों को करवा दिए हैं। अब अपन आज बातें करते हैं कि सेल मॉडल में क्या कुछ लिमिटेशंस रह गई थी, कुछ कमियां रह गई थी, जिसके कारण उन कमियों को दूर करने के लिए अपन ने एक नया मॉडल, जिसे अपन क्या कहते हैं, कलेक्टिव मॉडल काम में लेते हैं। और कलेक्टिव मॉडल एक तो लिक्विड ड्रॉप द्रव बूंद मॉडल और सेल मॉडल दोनों का क्या है, कंबाइंड कलेक्शन है। ठीक है, तो देखिए अपन बात करते हैं कलेक्टिव मॉडल की। कलेक्टिव मॉडल, कलेक्टिव, इस पे नेट हो चाहे गेट हो, इस पे क्वेश्चन आता है कलेक्टिव मॉडल के बारे में, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन आता है। कलेक्टिव मॉडल जब अपन पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले अपन ये देखें कि लिमिटेशन ऑफ सेल मॉडल, कि सेल मॉडल में क्या क्या लिमिटेशन रह गई थी जिसके कारण अपन ने कलेक्टिव मॉडल पढ़ा। ठीक है, लिमिटेशन ऑफ सेल मॉडल। सबसे पहले सेल मॉडल में जो कमियां थी उनको अपन कर रहे हैं क्या, कि सेल मॉडल अनेबल टू एक्सप्लेन स्पिन एंड पैरिटीज ऑफ higher excited states of nuclei, higher excited state of nuclei, unable to explain spin and parities of higher excited state of nuclei। ठीक है, किस किस की, ग्राउंड स्टेट की और लो लाइंग एक्साइटेड स्टेट की स्पिन और पैरिटी कैलकुलेट करने के काम में आता है। ये बात अपन ने लिखी थी, तो अपन यहां भी लिख सकते हैं क्या काम में आता है भाई, ग्राउंड स्टेट एंड लो लाइंग एक्साइटेड स्पिन एंड पैरिटी कैन बी एक्सप्लेन्ड। कि सेल मॉडल से अपन ने केवल ये चीज एक्सप्लेन की थी कि ग्राउंड स्टेट एंड लो लाइंग एक्साइटेड स्टेट की अपन ने क्या की थी, स्पिन एंड पैरिटी कैलकुलेट की थी, एक्साइटेड स्टेट। ठीक है, सेकंड पॉइंट क्या है, क्या कमी रह गई थी, पार्शियली सक्सेसफुल in explaining मैग्नेटिक मोमेंट। कल अपन ने मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेट किया था, लेकिन पूरी तरीके से मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेट नहीं कर सकता। ठीक, तो मैग्नेटिक मोमेंट्स भी अपन ने कैलकुलेट किया था, लेकिन पूरी तरीके से पार्शियली सक्सेसफुल यानी आंशिक रूप से मैग्नेटिक मोमेंट को क्या कर रहा है, ये एक्सप्लेन कर रहा है। ठीक है, तीसरी जो लिमिटेशन थी वो क्वाड्रापोल मोमेंट के बारे में थी कि कैलकुलेटेड, ये वहां भी अपन ने लिखा था कैलकुलेट क्वाड्रापोल मोमेंट बाय सेल मॉडल normally show large deviation from observed value to explain
टू एक्सप्लेन मैग्नेटिक मोमेंट and quadrupole moment deviations a new model called collective model was proposed। ठीक है, ये लिमिटेशंस थी और इस लिमिटेशन को अपन ने रिमूव करने के लिए अपन ने क्या किया, टू एक्सप्लेन मैग्नेटिक मोमेंट एंड क्वाड्रापोल मोमेंट डेविएशंस, कि मतलब कहाँ चेंजेस आ रहे हैं, उन डेविएशंस को अपन ने जानने के लिए एक न्यू मॉडल अपन ने यूज़ किया, जिसे अपन दोस्तों क्या कहते हैं, कलेक्टिव मॉडल कहते हैं। तो ये सेल मॉडल की ये भी कमियां आ सकती हैं, हालांकि कमी पूर्णतः ऐसा नहीं है, सेल मॉडल पार्शियली सक्सेसफुल रहा क्या इनको एक्सप्लेन करने में। अनेबल टू एक्सप्लेन स्पिन एंड पेरिटीज ऑफ हायर एक्साइटेड स्टेट, पार्शियली सक्सेसफुल इन एक्सप्लेनिंग मैग्नेटिक मोमेंट्स, कलेक्टिव क्वाड्रापोल, कैलकुलेटेड क्वाड्रापोल मोमेंट एंड ऑब्जर्व्ड क्वाड्रापोल मोमेंट, वो दोनों लगभग बराबर नहीं है, एग्जैक्ट बराबर नहीं है, कुछ न कुछ वेरिएशन था। तो इस वेरिएशन को या डेविएशन को कैलकुलेट करने के लिए अपन एक कलेक्टिव मॉडल काम में लिया। ठीक है, अब देखिए अपन बात करते हैं कलेक्टिव मॉडल की। ये लिमिटेशंस थी सेल मॉडल की। अच्छा टॉपिक है, बहुत सिंपल सा एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन आता है इस पे बेस्ड। कलेक्टिव मॉडल जो है वो क्या है, एक कॉम्बिनेशन ऑफ features, of both LDM लिक्विड ड्रॉप मॉडल, जिसको अपन न्यूक्लियर फिजिक्स में पढ़ेंगे, लिक्विड ड्रॉप मॉडल एंड सेल मॉडल। यानी इन दोनों जो मॉडल हैं इनकी फीचर्स अपन कहाँ काम में लेंगे, इस कलेक्टिव मॉडल में काम में लेंगे। ठीक है, कलेक्टिव मॉडल क्या कहता है, कलेक्टिव मॉडल बराबर LDM लिक्विड ड्रॉप मॉडल प्लस सेल मॉडल। LDM क्या शो कर रहा है, अकाउंट्स, ये किसके कारण आता है, अकाउंट्स for the properties due to collective, accounts for the properties due to collective motion of न्यूक्लियॉन्स। ठीक है, और ये किसके कारण आता है, अकाउंट्स फॉर प्रॉपर्टीज related with individual न्यूक्लियॉन्स। इन दोनों का कॉम्बिनेशन ये है, कलेक्टिव मॉडल है वो LDM लिक्विड ड्रॉप मॉडल और सेल मॉडल, दोनों का क्या है, कॉम्बिनेशन है। LDM क्या करता है, अकाउंट्स फॉर द प्रॉपर्टीज ड्यू टू कलेक्टिव मोशन ऑफ न्यूक्लियॉन्स की कलेक्टिव मोशन, यानी न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन की कलेक्टिव मोशन के बारे में डिस्कस करता है। जबकि सेल मॉडल में अपन ने देखा कि न्यूक्लियॉन्स की या स्पिन पैरिटी अपन को न्यूक्लियस की डिसाइड करनी है, तो अपन मोस्टली क्या काम में ले रहे हैं, 100% ही काम में ले रहे हैं मोस्टली क्या, कि ऑड नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स काम में अपन ले रहे हैं। तो ये तो इंडिविजुअल न्यूक्लियन की मोशन को अकाउंट कर रहा है, और ये क्या कर रहा है, कलेक्टिव
दोनों की कंबाइंड मोशन को क्या कर रहा है, काउंट कर रहा है। ठीक है, अब दोस्तों अपन जानते हैं कि न्यूक्लियस की अपन बात करें तो न्यूक्लियस क्या है, ए न्यूक्लियस कैन बी assumed, a nucleus can be assumed to be composed of an inert core of filled cells plus outer nucleons। ठीक है, कैसे कि न्यूक्लियस को अपन माने तो ये न्यूक्लियस बराबर क्या हो गया, इनर्ट कोर प्लस आउटर एक्स्ट्रा न्यूक्लियंस। ठीक है, कि जैसे ये न्यूक्लियंस है, ये न्यूक्लियस हो गई, और इसमें इस न्यूक्लियस में ये तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट और ये इनर्ट कोर, ये न्यूक्लियंस मूव कर रहे हैं, और ये क्या हो गई, इनर्ट कोर, और ये क्या हो गया, आउटर एक्स्ट्रा न्यूक्लियंस। ये जो हैं ये क्या है दोस्तों, आउटर एक्स्ट्रा न्यूक्लियंस। ठीक है, अब न्यूक्लियस इस हिसाब से है कि ये जो इनर्ट कोर वाले हैं ये पूर्णतः भरे हुए हैं, इसको अपन लिख सकते हैं कोर। ठीक है, या अपन ये कह सकते हैं ये टाइटली बाउंड है, ये थोड़े से क्या है, लूज बाउंड न्यूक्लियंस है जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में होते हैं। ठीक है, पूरी न्यूक्लियस इस हिसाब से। अब क्या होगा कि इनमें मोशन होगा तो क्या होगा, इनर्ट कोर में क्या होगा, डिफॉर्मेशन होगा। ठीक है, तो देखिए अपन बात करते हैं ड्यू टू मोशन ऑफ जो ये एक्स्ट्रा आउटर इलेक्ट्रॉन्स हैं, इनकी क्या होगी, मोशन होगी, मूव करेंगे, तो अपन क्या लिख सकते हैं, यहां देखिए ड्यू टू मोशन ऑफ outer extra nucleons, the core may be deformed, and it changes from spherical to spheroidal शेप। कि आउटर जो एक्स्ट्रा न्यूक्लियंस हैं वो क्या करेंगे, मोशन करेंगे, कोर में बी डिफॉर्म्ड ड्यू टू मोशन ऑफ आउटर एक्स्ट्रा न्यूक्लियंस, द कोर में बी डिफॉर्म्ड, कोर क्या होगी, डिफॉर्म हो जाएगी, एंड इट चेंजेस फ्रॉम स्फेरिकल, जो स्फेरिकल शेप है कोर की, ये वाली शेप है, वो स्फेरोइडल शेप देखिए कैसे होगी कि ये कोर है, ठीक है, इसके आउटर जो न्यूक्लियंस है ये क्या है, स्फेरिकल, क्या है, स्फेरिकल होगी। ठीक है, इसमें से क्या होगा, ड्यू टू मोशन ऑफ एक्स्ट्रा न्यूक्लियंस क्या हो जाएगी, स्फेरोइडल हो जाएगी, ऐसी इसकी शेप हो जाएगी। कैसी हो जाएगी, ऐसी इसकी शेप हो जाएगी, यानी एक तरफ क्या हो जाएगा, लंबा हो जाएगा, तो इसे अपन क्या कहेंगे, स्फेरोइडल शेप। और ये क्या काम में आएगा, स्फेरोइडल शेप, दिस कैन एक्सप्लेन द large values of electric quadrupole
मोमेंट्स, लार्ज इलेक्ट्रिक क्वाड्रापोल मोमेंट्स। ये इसको एक्सप्लेन करने के काम में आ जाएगा। किसकी? जो आउटर मोस्ट न्यूक्लियॉन्स हैं उनकी वाइब्रेशन के कारण या उनकी मोशन के कारण जो कोर है वो डिफॉर्म्ड हो जाएगी। और डिफॉर्म शेप का मतलब ये हो गया कि अपन लार्ज वैल्यू जो क्वाड्रापोल और मोमेंट की हैं उनको अपन क्या कर सकते हैं? एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए आगे। इस कलेक्टिव मॉडल का ऐसा फॉर्मूला अपन निकालेंगे जो आप लोगों को सबको पता है। हाँ, देखिए, विद द इंक्रीज इन एक्स्ट्रा न्यूक्लियॉन्स, जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जो एक्स्ट्रा न्यूक्लियॉन्स हैं उनकी संख्या यदि अपन इंक्रीज करते हैं, द एक्सटेंट ऑफ डिफॉर्मेशन increases now due to deformation of core, the motion of outer extra nucleons is modified। ये चीज होगी। विद द इंक्रीज इन एक्स्ट्रा न्यूक्लियॉन्स द एक्सटेंट ऑफ डिफॉर्मेशन इंक्रीज होगी। एंड नाउ ड्यू टू डिफॉर्मेशन ऑफ कोर द मोशन ऑफ आउटर एक्स्ट्रा न्यूक्लियॉन्स कैन बी मॉडिफाइड या इज मॉडिफाइड, ये मॉडिफाइड हो जाएगी। देन टोटल एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस की टोटल एनर्जी क्या हो जाएगी? ई टोटल इक्वल्स टू ई रोटेशनल प्लस ई वाइब्रेशनल, न्यूक्लियंस वाइब्रेशन भी कर सकते हैं, प्लस ई न्यूक्लियोनिक। ठीक है, ये दोनों जो मोशन होती हैं ई रोटेशनल एंड ई वाइब्रेशनल, ये किसके कारण स्टैंड करती हैं? ये है ड्यू टू collective motion of nucleons with core, ड्यू टू कलेक्टिव मोशन ऑफ न्यूक्लियॉन्स विद कोर। और ये किसके कारण होती है? ड्यू टू मोशन ऑफ लूज न्यूक्लियॉन्स। इसका मतलब ये हो गया कि ये दोनों जो एनर्जी हैं वो तो उन सेल्स के लिए स्ट्रेंथ्स कर रही हैं जिनमें वो भरे हुए हैं, पूर्णतः भरे हुए हैं, और वो कोर की तरह न्यूक्लियस में काम कर रहे हैं ड्यू टू कलेक्टिव मोशन ऑफ न्यूक्लियॉन्स विद कोर। ठीक है, और ये जो है ई न्यूक्लियोनिक का मतलब जो लूज जो न्यूक्लियॉन्स हैं जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में है, कोर की चारों तरफ जो मोशन कर रहे हैं, उनके कारण जो ये एनर्जी स्ट्रेंड हो रही है, इसको अपन ने क्या कहा है? ई न्यूक्लियोनिक। ठीक है, अब देखिए, थोड़ी सी थ्योरी ज्यादा है लेकिन आए तो सही। हाँ, कपलिंग ऑफ लूज न्यूक्लियॉन्स, जो कपल कर रहे हैं, कपलिंग ऑफ लूज न्यूक्लियॉन्स with the deformed core, may be strong भी हो सकती है और वीक
मे बी स्ट्रॉन्ग और वीक। कपलिंग ऑफ लूज न्यूक्लियॉन्स विद द डिफॉर्म्ड कोर मे बी स्ट्रॉन्ग और वीक। ठीक है, वेरी स्ट्रॉन्ग कपलिंग यदि होती है, इंपॉर्टेंट लाइन है, वेरी स्ट्रॉन्ग कपलिंग, वेरी स्ट्रॉन्ग कपलिंग रोटेशनल मॉडल। ये अपन स्पेक्ट्रोस्कोपी में पढ़ेंगे। रोटेशनल मॉडल या रोटेशनल जो एनर्जी है वो स्टैंड करेगी, रोटेशनल। और वेरी वीक, ये क्वेश्चन भी आ सकता है एग्जाम में, वेरी वीक कपलिंग है, इसका मतलब कौन सी एनर्जी स्टैंड करेगी, वाइब्रेशनल मॉडल। वाइब्रेशनल मॉडल स्टैंड करेगा। ठीक है, द रोटेशन ऑफ होल न्यूक्लियॉन्स, द रोटेशन ऑफ होल न्यूक्लियॉन्स, पूरे के पूरे न्यूक्लियॉन्स, होल न्यूक्लियस, होल न्यूक्लियस, न्यूक्लियस nucleus does not take place only the rotation of whole nucleus does not take place only the rotation of deformed position of nuclear surface take place, कि सारे के सारे न्यूक्लियॉन्स हैं वो न्यूक्लियस की जो कुल रोटेशन है, वो सारे के सारे न्यूक्लियॉन्स पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। द रोटेशन ऑफ होल न्यूक्लियस डज नॉट टेक प्लेस, ओनली द रोटेशन ऑफ डिफॉर्म्ड पोजिशन ऑफ न्यूक्लियर सरफेस टेक प्लेस। ठीक है, अब देखिए रोटेशन ऑफ डिफॉर्म्ड न्यूक्लियाई, रोटेशन ऑफ डिफॉर्म्ड न्यूक्लियाई, रोटेशन ऑफ डिफॉर्म्ड न्यूक्लियाई कैसे होगा, इन क्वांटम मैकेनिक्स, the rotational states, the rotational energy states will be, फॉर्मूला याद रखना है, यही फॉर्मूला यहाँ काम में आना है, E रोटेशनल इक्वल्स टू h क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2I और J प्लस 1, क्या हो जाएगा, J प्लस 1। ये समीकरण नंबर 1। I यहाँ पर क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, और J यहाँ क्या है, न्यूक्लियर स्पिन है। J यहाँ दोस्तों क्या है, न्यूक्लियर स्पिन। ठीक है, ये फॉर्मूला कलेक्टिव मॉडल में काम में आना है, और इसी फॉर्मूले पे अपन को क्या करने हैं, न्यूमेरिकल करने हैं, और ये अपना रोटेशनल जो क्वांटम मैकेनिक्स में है वहाँ भी ये अपना रोटेटर में भी काम में आता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ से अपनी पूरा न्यूमेरिकल क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएगा। इन केस ऑफ स्फेरॉइडल, क्योंकि अभी अपन ने कहा था कि लूज जो न्यूक्लियॉन्स हैं उनके आपस में मोशन के कारण क्या हो जाता है, स्फेरिकल से स्फेरॉइडल में चेंज हो जाता है। तो इन केस ऑफ स्फेरॉइडल न्यूक्लियस,
nucleus, the deformation is symmetric. The deformation is symmetric with respect to the reflection in the nuclear center. So the values of J are restricted to इवन वैल्यूज। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि इस कलेक्टिव मॉडल में अपन केवल और केवल स्पिन और पैरिटीज की जो इवन वैल्यू ही काम में लेंगे। इन केस ऑफ स्फेरॉइडल न्यूक्लियस द डिफॉर्मेशन इज सिमेट्रिक, क्योंकि भाई स्फेरॉइडल शेप क्या आ गई, ये आ गई, तो इसमें डिफॉर्मेशन है, तो देख न्यूक्लियस ये है, तो जैसे ही इतना ये इधर मूव हुआ इधर भी ये इतना ही मूव होगा, तो डिफॉर्मेशन क्या है, सिमेट्रिक है। तो इसमें जो अपन लेवल ले रहे हैं, जैसे 0 प्लस ले लिया, 2 प्लस ले लिया, 4 प्लस ले लिया, 6 प्लस ले लिया, यानी इवन सम संख्या में जो लेवल्स हैं, सेल्स हैं, उन्हीं को ही अपन क्या करेंगे, जे की जगह काम में लेंगे। यही बात इसमें लिखी है। इन केस ऑफ स्फेरॉइडल न्यूक्लियस द डिफॉर्मेशन इज सिमेट्रिक विद रिस्पेक्ट टू द रिफ्लेक्शन इन न्यूक्लियर सेंटर, so the values of J are restricted to the even values with even parity. ये देखिए पैरिटी भी साथ में है, 0 प्लस तो इवन वैल्यूज है, 2 प्लस का मतलब है इवन पैरिटी जो अपन सेल मॉडल में काम में ले रहे थे, और ये जो स्पिन आएगा वो 0, 2, 4, 6, 8 एंड सो ऑन, सम संख्या में ही ये आएंगे। ठीक है, विद इवन पैरिटी। सो डिफरेंट वैल्यूज so different levels so different levels will have spin parity क्या, 0 प्लस, 2 प्लस, 4 प्लस, 6 प्लस एंड सो ऑन इन्फिनिटी तक फॉर इवन न्यूक्लियाई। कैसे, एनर्जी लेवल इस हिसाब से, जैसे ये 0 प्लस, फिर ये 2 प्लस, फिर ये 3 प्लस, सॉरी 3 नहीं आएगा, 3 के बाद में 4 प्लस एंड फिर 6 प्लस एंड सो ऑन, इस हिसाब से इन एनर्जी लेवल चलते जाएंगे। ठीक है, तो इनके बीच में स्पेसिंग, द स्पेसिंग बिटवीन लेवल्स, the spacing between levels will be समानुपाती किसके, J और J+1 के समानुपाती। ठीक है, जैसे अपन बात करें, जैसे E2 प्लस, एनर्जी है वो 2 प्लस स्टेट की एनर्जी है, तो इसको अपन क्या कहेंगे, h×2/2I, और J की जगह क्या है 2, और 2J+1 कितना हो जाएगा 2 + 3। ऐसे ही E4 प्लस की एनर्जी लेवल h×2/2I, और ये क्या हो जाएगा गुणा 4 और गुणा J+1 यानी 5। ठीक है, अपन यदि इन दोनों का अनुपात निकाल लें, E4 प्लस बटे E2 प्लस, तो कितना हो गया भाई
यहाँ से देखिए 4 प्लस यानी 20, 20 बटे कितना हो गया 6, यानी 10 बटे 3 पॉइंट समथिंग है। ऐसे ही अपन E6 प्लस का निकालें, अनुपात स्पेसिंग अपन कह रहे हैं कि बढ़ती जा रही है, तो स्पेसिंग कैसे बढ़ जाएगी, ये तो ये हो गया। और अब हम नेक्स्ट अपन निकालें क्या, E6 प्लस बटे E2 प्लस, तो कितना हो जाएगा 6 प्लस 6 गुणा 7, भाई बाकी h क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2 आइटा तो कट ही जाएगा, और E2 प्लस का मतलब क्या है 2 इंटू 3, ठीक है। तो ये कितना आ गया 6 से 6 है, ये क्या आ गया 7 आ गया। तो पहले में कितना रहा 3.33, यानी स्पेसिंग क्या हो रही है दोस्तों, इंक्रीज हो रही है। स्पेसिंग क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो अपन को थ्योरेटिकल और ऑब्जर्व वैल्यू किस हिसाब से प्राप्त हो रहे हैं एनर्जी जो सेल्स हैं उनके लिए, कि अपन को थ्योरेटिकल, ठीक है, ये हो गया जैसे 0 प्लस, 0 प्लस के बाद में थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ 2 प्लस, क्योंकि स्पेसिंग क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। फिर 4 प्लस थोड़ा सा इंक्रीज, 4 प्लस, फिर 6 प्लस क्या हो जाएगा और थोड़ा इंक्रीज हो जाएगा, ये 6 प्लस हो गया। कहने का मतलब स्पेसिंग पहले ये थी, फिर थोड़ी सी बड़ी होगी, फिर 6 प्लस होगी, 8 प्लस क्या आ जाएगी तो और बड़ी हो जाएगी। स्पेसिंग धीरे धीरे क्या हो रही है, अनुपात स्पेसिंग क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। ये क्या है, ये थ्योरेटिकल वैल्यू, ये क्या है दोस्तों, थ्योरेटिकल, ये क्या है थ्योरेटिकल वैल्यू। लेकिन ऑब्जर्व वैल्यू क्या शो कर रही है कि ये जो थ्योरेटिकल वैल्यू है इससे थोड़ा सा डिप्रेस्ड, ऐसे थोड़ी सी उनका लेवल है वो क्या है कम, इस हिसाब से स्पेसिंग उनमें भी इंक्रीज हो रही है लेकिन उनका लेवल थोड़ा सा क्या है इससे कम, ठीक है। ये जो वैल्यूज हैं ये क्या है, ऑब्जर्व वैल्यू है। ये क्या है दोस्तों, ऑब्जर्व वैल्यूज, ठीक है। तो सम संख्या में आने हैं, स्पेसिंग इंक्रीज हो रही है, ये जो एनर्जी लेवल है ये थ्योरेटिकल है, और जो डिप्रेस्ड है थोड़ा सा कम एनर्जी लेवल है वो क्या है, ऑब्जर्व वैल्यूज है। तो इन ऑब्जर्व वैल्यूज किसके कारण है इसकी बात अपन चर्चा करते हैं। हाँ, the observed values show agreement, the observed values show agreement with the calculated value, but there is a systematic different difference between observed and calculated value. The difference increases with increase in the J value, ठीक है। देखो, the observed values show agreement with the calculated value, but there is a systematic difference between observed and calculated value. ये जो डिफरेंस है वो हर में क्या आ रहा है, सिस्टमेटिक आ रहा है, यानी ये वैल्यू, द डिफरेंस इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन द J वैल्यू, ठीक है।
नेक्स्ट क्यों इंक्रीज हो रहा है? द डिफरेंस कैन बी रिमूव्ड बाई, ये जो डिफरेंस आ रहा है, ये जो डिफरेंस है दोस्तों, इसको अपन कैसे रिमूव कर रहे हैं? तो वो लाइन लिख रहे हैं, द डिफरेंस कैन बी रिमूव्ड, the difference can be removed by incorporating fact that I is not constant, जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है I is not constant, but it varies with J value. The difference can be removed by incorporating fact that I, यानी जो EJ इक्वल्स टू जो है वो क्या है? H क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2I J प्लस 1। ये जो I है इसके बारे में कहा है, फैक्ट दैट मोमेंट ऑफ इनर्शिया है I इज नॉट कॉन्स्टेंट बट इट वेरीज विद J वैल्यू, देयरफॉर बट इट वेरीज विद J वैल्यू, देयरफॉर इसको मिटा दे रहा हूं, वैल्यू, देयरफॉर modified energies will be, therefore modified energies will be e-rotational equals to H cross square upon 2I J plus 1 माइनस बी जे स्क्वायर और J प्लस 1 का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, इस फॉर्मूले को अपन रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी में भी याद करेंगे, तो यहीं भी आप याद कर सकते हैं इसको, ठीक है। इसमें जो B है दोस्तों वो क्या है? कांस्टेंट। B है वो क्या है? कांस्टेंट है। और ये जो एक्स्ट्रा से जो टर्म आई है वो किसके कारण आई है? ड्यू टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स by deformed core on outer nucleons, ठीक है। कि ये टर्म किसके कारण आई है भाई? ड्यू टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बाय डिफॉर्म्ड कोर ऑन आउटर न्यूक्लियंस, ठीक है। नाउ ये मानने के बाद में, नाउ एग्रीमेंट इज गुड, between theoretical and ऑब्जर्व्ड वैल्यूज। दोस्तों ये अपना कलेक्टिव मॉडल है। इसमें कलेक्टिव मॉडल में बेसिकली अपन ने जो चीज़ें पढ़ी हैं, अपना कलेक्टिव मॉडल है वो कंप्लीट हो गया है। इसमें 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट, जो मैंने थ्योरी लिखाई है, ये थ्योरी तो आपको पढ़नी है। पूरी थ्योरी पढ़ने के बाद में सबसे पहली जो इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ये केवल और केवल रेस्ट्रिक्शन बाउंडेड कर देता है अपन को केवल इवन जो एनर्जी लेवल्स हैं उनकी स्टडी करने के लिए, ठीक है। यानी ये केवल 0+, 2+, 4+, 6+ एनर्जी लेवल का ही डिस्कशन करता है, ठीक है। दूसरी जो इंपॉर्टेंट बात है कि पहले इसकी जो रोटेशन लेवल की एनर्जी है वो क्या है? H क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2I
J+1, ठीक है। और तीसरी जो डिसएग्रीमेंट आ रहा था ऑब्जर्व्ड वैल्यूज एंड थ्योरेटिकल वैल्यूज में, तो वो किसके कारण आ रहा था, तो इसमें इन्होंने ये कंसीडर कर दिया कि ये वाली जो टर्म है इसके कारण वो क्या आ रहा है, डिसएग्रीमेंट आ रहा है। यदि इसको अपन कंसीडर कर लेंगे तो थ्योरेटिकल रिजल्ट और ऑब्जर्व्ड वैल्यूज क्या हो जाएंगी, सेम आ जाएंगी। तो तीसरा जो फॉर्मूला है अपना ई रोटेशनल बराबर h²/2i J+1 माइनस BJ² और J+1 का क्या आ जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। ये तीनों फॉर्मूले। और अपन को एक चीज ये याद रखनी है कि सेल मॉडल की जो लिमिटेशंस थी उन लिमिटेशंस को रिमूव करने के लिए, पूरा करने के लिए अपन को कलेक्टिव मॉडल काम में अपन ने लिया है, ठीक है। और ये फॉर्मूले अपन को याद रखने हैं। ये आपका कलेक्टिव मॉडल है न्यूक्लियर फिजिक्स का। और अब इसके अपन एक दो न्यूमेरिकल जो गेट में आए हुए हैं, बहुत सिंपल न्यूमेरिकल हैं, उनको अपन दोस्तों करते हैं, ठीक है। देखिए बहुत सिंपल न्यूमेरिकल आए हुए हैं। पहला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन क्या है, गेट 2010 में है, आया हुआ है, गेट में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, द फर्स्ट थ्री एनर्जी लेवल, द फर्स्ट थ्री एनर्जी लेवल, the first three energy levels of 90 thorium 228 are shown below, ठीक है। the expected spin parity and energies of next level are, ठीक है। नेक्स्ट लेवल के लिए एनर्जी अपन को डायग्राम दे रखा है, क्या दे रखा है, डायग्राम अपन को दे रखा है 0 keV, यहाँ 0+ दे रखा है, बहुत सरल क्वेश्चन है। फिर 0+ के बाद में 2+ दे रखा है, इसकी एनर्जी अपन को दे रखी है 57.7 keV, 57.7 keV। फिर अपन को 4+ एनर्जी लेवल दे रखा है और ये दे रखा अपन को 187 keV, ठीक है। अपन को नेक्स्ट लेवल बताना है कि कौन सा आएगा। तो कलेक्टिव मॉडल जैसे ही अपन ये डायग्राम आ गया तो अपन समझ गए कि भाई नेक्स्ट लेवल 6+ आएगा और उसकी एनर्जी अपन को कैलकुलेट करनी है। ऑप्शन अपन को क्या दे रखा है दोस्तों, पहला ऑप्शन अपन को दे रखा है 6+ 400 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। फिर बी क्या दे रखा है 6+ 300 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। फिर सी अपन को क्या दे रखा है 2+ 400 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट और डी अपन को दे रखा है दोस्तों 4+ और 300 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये अपन को निकालना है कि इसमें से कौन सा सही होगा। ये क्वेश्चन गेट में आया हुआ क्वेश्चन है, कलेक्टिव मॉडल के ऊपर बेस्ड है, ठीक है। तो अपन कलेक्टिव मॉडल में भी अपन ने फॉर्मूला पढ़ा है, देखो सॉल्यूशन बहुत सिंपल है, क्या है भाई EJ h×2i, ठीक है भाई, और J+1। तो एनर्जी लेवल तो कौन सा आ गया 6+ आ गया, एनर्जी लेवल आगे वाला कौन सा आएगा भाई 6+ आएगा, ठीक है। तो ये दोनों ऑप्शन तो क्या हो गए, रिमूव हो गए, ठीक है। अब 2+ की एनर्जी अपन देखते हैं, 2+ की एनर्जी कितनी है E2+ अपन यहां से निकाल लें तो ये क्या आ जाएगा h×2i और J की वैल्यू 2 और J+1 यानी 3। और ये कितनी दे रखी है दोस्तों अपन को दे रखी है, देखिए अभी इंप्लाइज दैट E2+, ठीक है, E2+ यानी h×2i बराबर ये क्या हो गया E2+ बटे 6, भाग लग गया इसका, इसमें
E2 प्लस अपन को क्या दे रखी है, दूसरी लेवल की एनर्जी, या चौथे से निकाल सकते हो आप। ये अपन को दोस्तों कितनी दे रखी है, 57.7, ठीक है, KeV, किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट बटे 6। जैसे ही अब E6 प्लस की क्या आ जाएगी, E6 प्लस बराबर 6 प्लस की एनर्जी, भाई 2 प्लस की तो अपन ने निकाल ली और 6 प्लस की अपन को निकालनी है। तो यहां से सीधी सी बात यह है कि H क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2I और इंटू J, 6 और 6 रेक क्या हो गए, 7 हो गए। अब देखो H क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2I की अपन को H क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2I 6 गुणा 7, ठीक है। तो 6 प्लस की एनर्जी अपन को, तो H क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2I की एनर्जी अपन को क्या करनी है, यहां से इस ऊपर वाली वैल्यू से यहां पुट करनी है। तो क्या हो जाएगा, E6 प्लस बराबर क्या हो गया दोस्तों, H क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2I की जगह क्या करना है अपन को, 57.7 बटे 6 और गुणा 6 गुणा 7, 6 से 6 कट गया और जैसे इसको मल्टीप्लाई करेंगे 57.7 को तो कितना हो गया, 7 7 49 का 9.4 और 7 पंजे 35 और 4 नहीं 7 7 49 9 और 7 7 49 49 और 4 53 को 30 और 5 7 पंजे 35 और 5 40, ठीक है। और पॉइंट कितना आ गया, ये आ गया। तो ये क्या हो गया, 403.9 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसका आंसर हो गया। यानी 6 लेवल की जो एनर्जी है वो कितनी हो जाएगी, 403.9 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, क्या हो जाएगी, 403.9 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसका आंसर हो गया। ऐसे क्वेश्चन दोस्तों अपने कलेक्टिव मॉडल के क्वेश्चन आने हैं, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। ठीक है, एक क्वेश्चन और देखिए, बाकी अपन जो अपन न्यूमेरिकल करेंगे उस टाइम पे आएंगे तो अपन इसको कर लेंगे और अच्छे से। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नेक्स्ट, ये भी गेट में आया क्वेश्चन है, द एनर्जीज एंड स्पिन, द एनर्जीज एंड स्पिन्स of lower excited states of Ta182, the energies and spins of lower excited states of Ta182 are given बिलो। ये अपन को नीचे दिए हुए एनर्जी अपन को दी हुई है मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, कितनी है भाई एनर्जी, 0.100, 0.329 और 0.680, ठीक है। और इसके बाद में ये क्या है, स्पिन इसकी कितनी है, 2, ठीक है, फिर ये 4 और फिर दोस्तों क्या 6। तो स्पिन देने से ही अपन ये समझ गए कि ये कलेक्टिव मॉडल है, क्योंकि इवन नंबर में ही आ रहा है, ऑड नंबर में तो स्पिन है ही नहीं, तो अपन ये समझ गए कि भाई ये कलेक्टिव मॉडल का क्वेश्चन है। क्योंकि एनर्जीज एंड स्पिन जब बात आती है तो एनर्जी और स्पिन बात आती है तो या तो ये क्वांटम मैकेनिक्स का क्वेश्चन हो गया या मतलब किसका हो गया, न्यूक्लियर फिजिक्स का हो गया। और टीए जब आ गया, Ta182 यानी न्यूक्लियर फिजिक्स हो गया, और न्यूक्लियर फिजिक्स में जो एनर्जी लेवल है वो 2 4 6 8 आ गया, इसका मतलब ये क्या हो गया, कलेक्टिव मॉडल हो गया, यदि आपकी अच्छी तैयारी है तो, ठीक है। अब इसमें क्वेश्चन पहला पूछा गया है, व्हाट इज द एमआई मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एमआई ऑफ न्यूक्लियस about the axis of rotation, ठीक है। और बी क्या है, कैलकुलेट द एनर्जी फॉर 12+ एंड 16+ रिस्पेक्टिव स्टेट्स, ठीक है। तो देखो ऐसे ही करना है, सेम टू सेम।
2 प्लस की एनर्जी आपको दे रखी है, तो देखिए इंप्लाइज दैट E2 बराबर एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन एनर्जी अपन जानते हैं तो 2I जे प्लस 1, ठीक है भाई। E2 प्लस की एनर्जी अपन को दे रखी है कितनी 0.100 और किस में दे रखी है MeV इक्वल्स टू एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2I और जे की वैल्यू क्या है गुणा 2 गुणा 3, ठीक है। यहां से इंप्लाइज दैट एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2I बराबर क्या हो गया भाई 0.100 बटे 2 इंटू 3, ठीक है। 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है ये MeV में, ठीक है। तो यहाँ से I की अपन बात करें दोस्तों तो I बराबर कितना हो गया 3H क्रॉस स्क्वायर बटे 0.100 और यहाँ से इसकी यूनिट आ जाएगी, ठीक है। यहाँ इसके ऊपर चला जाएगा ये 10 की पावर, तो यहाँ से ये क्या हो गया इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया, ठीक है। 12 प्लस स्टेट की एनर्जी अपन को ज्ञात करनी, पहला क्वेश्चन हो गया अपना मोमेंट ऑफ इनर्शिया। आप इसको चौथी स्टेट की एनर्जी से निकालना चाहो तो चौथी स्टेट की एनर्जी से निकाल सकते हो, 6 से निकालना चाहो तो 6 से निकाल सकते हो। मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा बराबरी आना चाहिए, और बराबरी यदि नहीं आता है तो अपन ने जो लास्ट की लाइन पढ़ी थी वहां पर ये कि जैसे जैसे एनर्जी लेवल बढ़ते हैं वैसे वैसे MI चेंज होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज होता है, ये अपन ने पढ़ी है। तो बराबर नहीं भी आए तो आपको टेंशन नहीं करनी है, ठीक है। आप इसको कैलकुलेट करके देख लेंगे, ठीक है ना। बराबर नहीं आएगा क्योंकि अपन ने पढ़ा है कि जैसे जैसे एनर्जी लेवल इंक्रीज होते हैं वैसे वैसे I भी इंक्रीज हो जाता है, और इसमें अपन ने क्या हुआ इसमें अपन ने चेंज की थी टर्म बराबर एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2I जे प्लस 1 और माइनस बी जे स्क्वायर और जे प्लस 1 का होल स्क्वायर, इसी के कारण तो बराबर आ भी सकते हैं, बराबर आ सकते हैं तो डिफॉर्मेशन नहीं हुआ और नहीं आए तो डिफॉर्मेशन हो गया, ठीक है। अब अपन को 12 प्लस स्टेट की एनर्जी निकालनी है, तो इसमें देखिए बी 12 प्लस की एनर्जी E12 प्लस, तो ये क्या हो जाएगा भाई बराबर एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2I, ठीक है, और इंटू 12 जे की जगह 12 और इंटू 13, ठीक है। और E16 प्लस कितनी आ जाएगी एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2I और गुणा 16 और गुणा क्या हो गया 17। अब अपन को क्या चाहिए एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2I की वैल्यू चाहिए, तो एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2I की वैल्यू ये आ गई, ठीक है। 2I की लगा दो तो ये कितनी आ जाएगी, यहाँ से देखिए तो E12 प्लस बराबर कितनी आ जाएगी भाई 0.100 बटे 2 गुणा 3 और ये कितना आ जाएगा 12 गुणा 13, यहाँ से आप इसको कैलकुलेट कर लोगे। और E16 प्लस की एनर्जी कितनी आ जाएगी बराबर 0.100 बटे 2 गुणा 3 और गुणा 16 गुणा क्या आ जाएगा 17 आ जाएगा, यहाँ से ये 16 प्लस की एनर्जी आएगी और एनर्जी आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो इस हिसाब से अपन को दोस्तों क्या करना है कलेक्टिव मॉडल के जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन हैं उनके बारे में स्टडी करनी है। तो अपन ने सेल मॉडल में क्या कमियां थी उनके बारे में डिस्कस किया, उन कमियों को दूर करने के लिए अपन ने कलेक्टिव मॉडल यूज़ किया, और कलेक्टिव मॉडल में अपन ने डिसएग्रीमेंट आ रहे थे तो अपन ने एक टर्म और जोड़ दी जिसको अपन क्या कहते हैं बी जे स्क्वायर जे प्लस 1 का होल स्क्वायर, और यहाँ से अपन ने ये 2 न्यूमेरिकल किए तो ये आपका कलेक्टिव मॉडल के न्यूमेरिकल हैं, ठीक है। बहुत सिंपल सा न्यूमेरिकल है, बहुत छोटी सी कैलकुलेशन है, ठीक है, लेकिन बच्चे पढ़ते ही नहीं है, बच्चे करते ही नहीं है, तो आपको ये क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, चाहे अपनी नेट की एग्जाम हो, चाहे अपनी गेट की एग्जाम हो, चाहे और कोई कम्पिटिटिव एग्जाम हो, उसमें कलेक्टिव मॉडल का न्यूमेरिकल दोस्तों पक्का आता है, छोटा सा न्यूमेरिकल आता है, ठीक है। तो इसको अपन करेंगे, और मैं फिर से आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ में शेयर कर दीजिए ताकि हर बच्चे को इसका लाभ मिल सके, ठीक है। आज के लिए इतने, बहुत बहुत थैंक्स।